रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 का आज की डेट में सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। आज की डेट है 9 अगस्त 2026। जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। और जितने भी छात्र मेरे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे फ्रेश लिखा कीजिए। थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी बनाता हूँ ताकि समझाने में अच्छा लगे। जी हाँ, तो यहाँ पे जितने भी छात्र फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जिनका आज की डेट में सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, कुछ छात्रों ने यहाँ पे क्वेश्चन भेजे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था आज की डेट में, जनवरी 2026 में भारत के किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। नाम ध्यान रखिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये जो है सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और ये किसमें थे? तो भारतीय वायुसेना में थे। नोट कर लीजिएगा, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और ये जो है अंतरिक्ष मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व भी करने वाले प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होता है करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था इथाइन C2H2 अणु की संरचना में कुल कितने सह संयोजक बंध होते हैं? तो इसमें टोटल साथियों 5 होते हैं। जी हाँ, टोटल इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। H और C और CH होता है। तो ये यहाँ पे टोटल इसमें आपका होता है, जो कि यहाँ पे त्रिबंध होता है। तो यहाँ पे सी जो होता है त्रिबंध, तो संयोजक बंध ये आपका होगा। तो ये सी आपका H, दो इसमें आपका बंध होगा। तो 3 + 2 यहाँ पे टोटल 5 सह संयोजक बंध होगा। अब इसमें जो 5 दिया गया है, ये यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो जितने भी छात्र सी ऑप्शन सही मारे, बिल्कुल उनका करेक्ट है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था एक उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु जो है यदि 2f पर है, 2f पर मतलब रखी गई है, तो वास्तविक आपका होगा उल्टा होगा। यह समान आकार का प्रतिबिंब जो होगा दूसरी ओर 2f दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे 2f बराबर आपका 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यदि 2f बराबर बनना है तो f बराबर क्या हो जाएगा? 20 बट्टे यहाँ पे 2, तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, ये भी यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन था कि एक उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस की दूसरी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो चुका है, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे देखिए, वही क्वेश्चन है, 2 बार यहाँ पे टाइप हो चुका है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन मतलब ग्रामीण से संबंधित है। विधेयक 2025 का प्रमुख उद्देश्य किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करना था? तो ये था साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को। जी हाँ, इसमें क्या था, जो प्रस्तावित विकसित जो था, जो कि भारत रोजगार और आजीविका मिशन जो कि ग्रामीण से संबंधित था, तो इसमें जो था ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कि व्यवस्था से एक तरह से परिवर्तन था। तो मनरेगा ने क्या किया, ग्रामीण परिवारों को मांग पर मजदूरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे इसमें गारंटी जो शब्द है इसको जोड़ दिया। तो ये आपका हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 2005 के तहत। तो इसमें जो यहाँ पे था क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका
आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 का प्रमुख उद्देश्य किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करना था? तो ये आपका 2005 के जो यहाँ पे थे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको यहाँ पे प्रतिस्थापित करना था। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा मई 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ इयन पिंकर के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके जो यहाँ पे लेखक है, इनके लेखक है पीबी संथयन। जी हाँ, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पियन पॉनिकर, जो कि पुस्तक के जो लेखक है यहाँ पे पीपी, यहाँ पे इनका नाम क्या है? पीपी संथ है। नाम को ध्यान रखिएगा। ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, जो कि 22 मई 2026 को उपराष्ट्रपति भवन में इनका यहाँ पे विमोचन किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये अभी हाल ही की यहाँ पे न्यूज में ये काफ़ी सुर्खियों में था, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर के अवसर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण कितनी भाषाओं में जारी किया? तो टोटल 12 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में साथियों? टोटल 12 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया, जिसमें अलग अलग यहाँ पे भाषा थी, जो कि एक तरह से समझने में यहाँ पे सुविधा मिल सके, इसलिए ये किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया गया 12 भाषा में, ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नवीनतम सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम SRS बोलते हैं, रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति जो कि 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? तो 15 दर्ज की गई है, जो कि आंकड़ा इन्होंने जो दर्ज कर रखा है नवीनतम उपलब्ध SRS आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे वो यहाँ पे दर्ज की गई है। टोटल यहाँ पे 15। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाता है, मतलब कि 15 प्रति 1000 जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो कि शिशु और जो मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें टोटल यहाँ पे 15 यहाँ पे दर्ज किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था जनगणना 2027 को पिछली भारतीय जनगणनाओं से अलग बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें विशेषता ये थी कि ये पहली बार जो कि पूरी जनगणना डिजिटल माध्यम से कराने की योजना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतलब कि जनगणना 2027 जो था ये जो है जनगणना 2027 ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना के रूप में महत्वपूर्ण है। और इसमें मोबाइल डिजिटल तकनीकी कंप्यूटर कह सकते हैं, एक तरह से इसका उपयोग किया गया है। तो ये जो यहाँ पे एक तरह से डिजिटल यहाँ पे जनगणना जानी जा रही है 2027 के अंतर्गत, जो कि 26 से शुरू 27 तक ही आपका चलेगा। तो ये आपका 2027 इसलिए यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था निजी क्षेत्र और अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विभाग ने साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी किन 2 राज्यों में दी है? तो अभी तक गुजरात और कर्नाटक में दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यही 2 राज्य जो कि साझा तकनीकी सुविधाओं के विकास का उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है इनको, जो कि अंतरिक्ष जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें जो कि इनमें यहाँ पे केवल दी गई है गुजरात और कर्नाटक में, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था 26 मई 2026 को आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रालयों की बैठक किस स्थान पे आयोजित की गई? तो ये साथियों किया गया विक्टोरिया जो कि सेल्सियस का, यहाँ पे आपका सेल्सियस में किया गया। आपको बता दें 26 मई 2026 को क्वाड देशों के विदेश जो मंत्री थे उन मंत्रियों की जो बैठक हुई थी ये विक्टोरिया जो कि सेल्सियस में आयोजित की गई थी विक्टोरिया में। तो ये क्वाड में जहां पर अलग अलग देशों के यहाँ पे मंत्री आए थे, भारत के आए थे, अमेरिका के आए थे, जापान के आए थे, ऑस्ट्रेलिया के आए थे और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय संतरिक्षक को
मरणोपरांत डेंग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये साथियों शहीद मेजर रंजन महाजन को। यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति अभियानों में कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डेग, नाम ध्यान रखिएगा, डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि ये जो यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत दिया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्यू शेप समिति का गठन किस संस्था द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ये गठन किया गया है क्यू शेप। और क्यू शेप का जो उद्देश्य है वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटिंग से एक तरह से उत्पन्न जो साइबर सुरक्षा है उसको चुनौतियों का आकलन करना है, भविष्य के लिए किया गया है। तो एक तरह से यहाँ पे कहा जाए तो ये आपका टेक्निकल से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स और यहाँ पे चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। मतलब कि हांगकांग में आयोजित 2022 की एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, हांगकांग में आयोजित हुआ है जो कि 22वीं जो एशियाई अंडर 20 हुआ है, इसमें 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान कौन सा प्राप्त किया है तो आपको बता दें, पहला जो स्थान है ये किस देश ने प्राप्त किया है। तो ये अमेरिका ने प्राप्त किया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका पहला दिया गया है तो ये आपका इसमें यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रदर्शन था भारत का भी, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आया, हांगकांग में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देश भर में न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है। तो ये साथियों न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति, अदालतों की आवश्यकताओं और सुधार की दिशा में सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में पैनल गठित किया। तो यहाँ पे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया। जैसे पहला ऑप्शन विराट कोहली दिया गया है। हालांकि विराट कोहली जो है आधुनिक क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में शामिल है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ये करने के बावजूद जो है इनको ये जो ट्रॉफी है ये नहीं मिला है। और यहाँ पे जसप्रीत यहाँ पे बात करें बुमराह की तो इनको ये आपका यहाँ पे सम्मानित किया गया। मतलब कि जसप्रीत बुमराह को अनेक शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रदर्शन को देखते हुए विजडन से संबंधित यहाँ पे ये सम्मान मिला, जो एक तरह से आप सभी को मालूम है ये तेज गेंदबाजी करते हैं, सटीक आर्कर मारते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इनको ये जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही हो जाता है ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सम्मानित किया गया था सोनम वांगचुक को। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी जो होता है ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है जो कि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूकता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और उनके पर्यावरण कार्यों के कारण उन्हें इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाता है। बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे और आप सभी को मालूम है अभी जो थे ये काफ़ी खबरों में चर्चित व्यक्ति थे, सब लोग इनको जानते होंगे, कोई यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था
ग्लासगो में आयोजित होने वाले जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का चीफ दे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों यहाँ पे नियुक्त किया गया है जो कि पीवी सिंधु। यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी हाँ, 2 बार की ये ओलंपिक पदक विजेता भी रही हैं जो कि पीवी सिंधु, और इनको ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में 2026 के लिए भारत के दल का चीफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। जो कि चीफ डे जो मिशन होता है ये पूरे भारतीय दल के लिए एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए जो होता है ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत के लिए लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन थी? तो यहाँ पे इनका जो नाम था मीराबाई चानू। नाम ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू, जो कि भारत की प्रमुख महिला भारोत्तोलक हैं, जो कि ये कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 बार ये स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय भारोत्तोलक में विशेष यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है। तो इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त की है? तो नॉर्वे ने प्राप्त किया है। 2026 की यदि हम बात करें तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने शानदार प्रदर्शन किया है और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य को वर्ष 2026 में आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये बिहार राज्य को। जी हाँ, बिहार राज्य को। राज्य में नक्सली गतिविधियों को यहाँ पे देखा जाए तो व्यापक कमी आने के बाद बिहार को नक्सल मुक्त यहाँ पे घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है ये सी ऑप्शन आपका प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। जो ऑप्शन में दिया गया उसी को देखकर आपको बताना है, अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एसएसजी जिसको बोला जाता है 2025 के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है। जी हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो कि 2025 में यदि बात करें तो उड़ीसा ने पूर्वी क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता के लिए क्षेत्र में एक तरह से अच्छा प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पे हम बी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था, इटालियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने या किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया है साथियों कार्लोस अल्कजराज के द्वारा। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कार्लोस, जो कि इटालियन ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडियन वार्षिक पुरस्कार समारोह में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों 27 मार्च 2026 के, जो कि यहाँ पे 2026 से बहुत सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो सम्मानित किया गया है ये धनराज पिल्ले, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको बता दें धनराज पिल्ले जो है ये भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, जो उनके लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर और भारतीय हॉकी में योगदान को देखते हुए उन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि 27 मार्च 2026 को। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या वाहिनी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो ये साथियों शुरू की है जम्मू एंड कश्मीर ने, मतलब जम्मू और कश्मीर ने। विद्या वाहिनी योजना का जो उद्देश्य है सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराकर उनकी विद्यालय तक पहुंच आसान बनाया जा सके। इसके तहत इन्होंने ये योजना चालू की है कि
भारतीय प्राणी संरक्षण जो कि जेडएसआई द्वारा जारी भारत की तितलियों और पतंगों के प्रथम व्यापक राष्ट्रीय कैटलॉग में कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई है? तो साथियों ये जो यहाँ पे दर्ज की गई है टोटल 14,851। जी हाँ, यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय प्राणी संरक्षण द्वारा तैयार जो कि राष्ट्रीय कैटलॉग में भारत में पाई जाने वाली तितलियों और पतंगों की टोटल 1400, जिसको आप कीट पतंग बोलते हैं, जो यहाँ पे और जिसको आप छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो बोलते हैं, तो ये टोटल यहाँ पे 14,851 प्रजातियां इसमें दर्ज की गई है। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ए दिया गया है ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। ये 2027 की बात की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को मालूम होगा ये अभिनेता है आयुष्मान खुराना, जो कि जनगणना 2027 के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और उनकी लोकप्रियता और उपयोग और जनगणना प्रक्रिया को एक तरह से अलग अलग यहाँ पे कह सकते हैं या प्रति नागरिकों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया गया है। आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया एम्बेसडर के रूप में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मतलब कि जो यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है उसको आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया विक यूरिया का उत्सर्जन, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विक जो रक्त को छानकर यूरिया और भी जल और अलग अलग यहाँ पे घुलनशील अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। तो ये तो आपका सही होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है। और फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन, ये भी आपका सही होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत होगा, क्योंकि CO2 और जल वाष्प का उत्सर्जन जो होता है ये इसके द्वारा यहाँ पे होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कोशिका जो है उसमें श्वसन में उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रक्त के माध्यम से फेफड़े तक पहुँचता है और श्वास छोड़ते समय बाहर निकलता है। तो जल वाष्प भी फेफड़े द्वारा ही बाहर निकलते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत है। त्वचा पसीने के माध्यम से जल लवण एवं थोड़ी मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन, ये भी आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत है। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। यकृत मूत्र के रूप में यूरिया का सीधे उत्सर्जन, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार इसलिए सही होगा क्योंकि ये गलत ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे गलत ही पूछा जा रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है यकृत जो होता है ये अमीनो अम्लों के अपघटन से जो बनने वाले विषैले अमोनियम जो होता है उसको कम विषैले यूरिया में परिवर्तन करता है, और ये आपका मूत्र रूप से यूरिया को सीधे उत्सर्जन की बात किया जा रहा है। हालांकि यही आपका सही होगा, लेकिन ऐसे जो देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका सही होगा। आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन के अपघटन से बनने वाले विषैले अमोनियम NH3 को कम विषैले यूरिया में मुख्यतः कौन सा अंग परिवर्तित करता है? तो ये यकृत का काम होता है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि जो यकृत होता है उसमें यूरिया चक्र के माध्यम से विषैले अमोनिया को एक तरह से कम विषैले यूरिया में परिवर्तित करके इसके बाद यूरिया को रक्त के माध्यम से विक तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका यहाँ पे यकृत का काम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया था संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन आपको देखना है, जैसे यहाँ पे संसद संविधान के किसी भी भाग को बिना किसी सीमा में के संशोधित कर सकती, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत आप संशोधन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पे नहीं संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सही होता है प्रश्न के अनुसार वो सी होता है, बाकी सारे ऑप्शनों को भूल जाइए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन
संविधान की मूल संरचना को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि लोकतंत्र, गणराज्य, न्यायिक समीक्षा, संघवाद और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी यहाँ पे मूल संरचना के अलग अलग तत्वों से जुड़े गए हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा, ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस रूप में विशेष महत्व दिया है? तो संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, और यही जो है नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 32, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। यदि आपका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में, तो आप फेसबुक के माध्यम से क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए थे।